अब अपन पढ़ेंगे अब ब्रिस्क ट्रेड। ब्रिस्क ट्रेड से मतलब क्या हो जाएगा इसका, जैसे एक तरह का ट्रेड जो बहुत ज्यादा फास्ट और एक्टिव था, ठीक है, कनेक्टिविटी विद इन द सिविलाइजेशन एंड बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो बेसिकली जो ये स्लाइड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। एक तो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया अपना, कि जो बाहर भेजा गया सामान होता है, ठीक है, जो अपन अपने कंट्री से या अपने एरिया से दूसरे एरिया के अंदर दूसरे कंट्री में जो सामान भेजेंगे दैट इज एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अपन एक्सपोर्ट किस किस चीज का करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, ऑर्नामेंट्स हो गया, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स, ठीक है, ये बाहर के जो कंट्रीज थे उनमें वो ये लोग भेजा करते थे। तो बेसिकली इससे पता क्या चलता है अपन को, कि उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी और उनकी जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड एग्रीकल्चर था, तभी वो कॉटन हो गया, फूड आइटम्स हो गया, ये सब भेजा करते थे, राइट। और ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, गोल्ड, ये सब भेजा करते थे। तो उस टाइम क्राफ्ट भी बहुत अच्छा था, तभी अपने पास जो चीज बहुत अच्छी अमाउंट में होगी वही अपन आगे दूसरे कंट्रीज के अंदर भेजेंगे। तो इसी वजह से अपन इन चीजों का एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है जो बाहर से सामान मंगवाया जाता है, ठीक है, जो दूसरे कंट्री से अपन अपने कंट्री के अंदर सामान या गुड्स लेकर आते हैं, दैट इज बेसिकली इम्पोर्ट। तो सबसे मेन आइटम जो इम्पोर्ट होता था वो था कॉपर, ठीक है। कॉपर है ना स्कार्स लोकली, मतलब बेसिकली ये आसपास के इलाकों में कॉपर नहीं मिला करता था, ठीक है, वो थोड़ा दूर मिला करता था, राइट। तो वहां से मंगवाना पड़ता था। इस वजह से अपन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कॉपर का इंपोर्ट किया करते थे, राइट। तो आपको याद रखने वाली चीज ये है कि एक्सपोर्ट होता था ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स का, और इंपोर्ट जो होता था वो होता था कॉपर का बेसिकली। देन नेक्स्ट इज योर की इंडस्ट्रीज, ठीक है। की इंडस्ट्रीज मतलब जो काम आने वाली इंडस्ट्रीज थी, वो कौन सी थी, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी दैट इज कार्नेलियन बीड्स। और कार्नेलियन बीड्स क्या होती थी, ये रेड कलर के सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे जो कि गुजरात के अंदर मिलते थे, हाँ। और इनको फिर इन्हें बनाने के लिए एक स्पेशलाइज टेक्निक काम में ली जाती थी जिसको बोला जाता था ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या करते थे कि इन जो बीड्स थे ना इनके बीच में एक होल किया जाता था और उसमें से स्ट्रिंग पास की जाती थी। तो उस वक्त ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग थी कि आप इतने स्टोन्स के मिडल में एक होल कर रहे हो और आप उससे स्ट्रिंग पास कर रहे हो। तो ये चीज जो थी ये काफी एक मतलब एग्जाम्पल था कि उस वक्त जो इंजीनियरिंग है वो कितनी अच्छी थी, ये कितनी डेवलप्ड थी, क्योंकि उस वक्त कार्नेलियन बीड्स बनाने के लिए दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ओके। देन इज योर शेल वर्किंग। शेल वर्किंग, जो शेल होते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज पे शेल मिलते हैं उनसे ये लोग क्या करते थे, बेंगल्स बनाते थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कोस्टल एरियाज थे उनके बीच में और सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी थी, तभी तो अपन वहां से शेल लेकर आते और उससे वो लोग बैंगल्स बनाते, है ना। आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन बना रखी हैं। तो शेल वर्किंग बहुत अच्छी थी वहां पे। सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टिंग ऑफ बैंगल्स फ्रॉम हार्ड कॉर्न शेल्स। तो हार्ड कॉर्न शेल्स जो थे वहां से ये लोग क्या करते थे, लेकर आते शेल को कोस्टल एरिया से और सिटीज में आके बैंगल्स बनाते थे। तो ये भी एक कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोस्टल एरियाज और सिटीज के अंदर कनेक्टिविटी थी। देन नेक्स्ट इज योर द हड़प्पन ब्रेड बास्केट एंड डाइट। तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की डाइट और उनकी क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है ना, बेसिकली हड़प्पन डाइट के बारे में बताती है। तो इसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये लोग क्या क्या ग्रो करते थे, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, द फील्ड्स दैट इज रूरल इंजन एंड द टेबल दैट इज योर अर्बन डाइट। तो रूरल इंजन या फिर द फील्ड से अपन क्या समझते हैं कि उस वक्त वो व्हीट, बार्ले, मिलेट, पल्सेस, ठीक है, इन सबको ग्रो ये सारी जो क्रॉप है इनको ग्रो किया जाता था, राइट। व्हीट आपका हो गया गेहूं, बार्ले हो गया आपका जौ, मिलेट इज बाजरा, और पल्सेस यू ऑल नो कि दालें होती है, ठीक है। ये सारी की सारी ये ग्रो करते थे यूजिंग क्ले प्लोस, ठीक है, क्ले के प्लो बनाकर, और उनसे ये लोग इन सब चीजों की खेती किया करते थे। फिर ये टेक्नोलॉजी भी यूज में लिया करते थे, भाई ये क्रॉप्स तो ग्रो करते ही करते थे पर उसके साथ में क्ले फ्लोज बनाए करते थे, सो दैट ये एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हड़प्पन जो थे वो यूरेशिया के अंदर पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन ग्रो किया था।
कॉटन किस लिए काम में आता है? टेक्सटाइल के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। The Hadappans were the first in the Eurasia to cultivate cotton, weaving it into textiles. जो हड़प्पन्स थे वो पहले ऐसे लोग थे यूरेशिया के अंदर जिन्होंने कॉटन को ग्रो करना स्टार्ट किया और उसी से फिर कपड़े बनते थे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर अपन जाते हैं फील्ड से डाइट की तरफ। उनकी डाइट क्या थी? उनकी डाइट के अंदर बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स थे, डेयरी, डोमेस्टिकेटेड मीट्स, फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम रिवर्स एंड सीज। तो वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स काम में लिया करते थे, ठीक है ना, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये वो लोग काम में लिया करते थे। डोमेस्टिकेटेड मीट्स, जो उनके डोमेस्टिक एनिमल हुआ करते थे, उनके मीट काम में लिया करते थे। फिश, क्योंकि कोस्टल एरियाज था, पानी था, तो कोस्टल एरिया के पास से रहते थे, इसलिए दे हार्वेस्टेड फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, ठीक है। और सबसे कमाल की बात कि वो खाना तो कुक करके खाते ही खाते थे, पर उसके साथ में उनके टेस्ट बर्ड्स भी बहुत स्ट्रांग थे। वहां पे केमिकल पॉट्स मिले हैं, स्पाइसेस मिले हैं, राइट। स्पाइसेस स्पाइसेस मिलने का मतलब क्या होता है कि जो उनके टेस्ट बर्ड्स थे वो बड़े अच्छे थे। मतलब उनको खाने में स्वाद चाहिए था, टेस्ट चाहिए था, वैरायटी, है ना, वैरायटी चाहिए थी। अब केमिकल एनालिसिस ऑफ क्ले कुकिंग पॉट्स रिवील्स अ हाईली डाइवर्स डाइट इंक्लूडिंग अर्ली यूज ऑफ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जिंजर और बनाना, ठीक है। तो उनके पास में उस वक्त क्ले कुकिंग पॉट वो काम में लिया करते थे, राइट। और उसके साथ में वो कुछ स्पाइसेस भी काम में लिया करते थे, जैसे कि आपकी टर्मरिक, टर्मरिक पता है अपन सबको, हल्दी होती है। जिंजर, अदरक होता है। एंड बनाना, यू ऑल नो, राइट। तो उनसे केमिकल एनालिसिस से पता लगता है कि उनका जो खाना था वो काफी ज्यादा टेस्टी और डाइवर्स था। ओके, देन नेक्स्ट इज योर मास्टर्स ऑफ क्राफ्ट एंड मेटलर्जी। तो हड़प्पा जो थे वो उनको अलॉय बनाना आ गया था, राइट। अब वो अलॉय कैसे बनाते थे कि कॉपर के अंदर वो टिन मिलाने लग गए थे, और उन्होंने देखा कि जब वो कॉपर के अंदर टिन मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। और ब्रॉन्ज जो था वो बड़ा हार्ड ब्रॉन्ज बन रहा था। तो उस ब्रॉन्ज को वो किन चीजों में काम में लिया करते थे? दे यूज दैम फॉर एडवांस्ड टूल्स, वेपन्स और स्टेच्यूज के लिए काम में लिया करते थे। जो हथियार थे वो बनाया करते थे, स्टेच्यू बनाया करते थे, जैसे अब अपन ने स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली, तो वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, राइट। तो उनको ये बनाना आ गया था कि कॉपर के अंदर जब आप टिन को ऐड करोगे तो एक नया अलॉय बनेगा जो कि ब्रॉन्ज, और वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो उसको अपन टूल्स बनाने के काम में ले सकते हैं, वेपन्स बनाने के काम में ले सकते हैं, या फिर स्टेच्यूज बनाने के काम में ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर कार्नेलियन बीड्स। यहाँ पे दो अपन ने स्पेशल चीजों के बारे में बात की है क्राफ्ट के, दैट इज कार्नेलियन बीड्स और कॉन्शियल बैंगल्स, जो कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा था। कार्नेलियन बीड्स बनाने के लिए दे यूज माइक्रो ड्रिलिंग टेक्निक, ठीक है। ये क्या करते थे कि जो ये स्टोन होता था, ठीक है ना, इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन, तो इसके बीच में से वो एक स्ट्रिंग निकाला करते थे, ठीक है, ये धागा निकाल रहे हैं वो। तो जो ये होल किया करते थे, ये अब इतने छोटे स्टोन के अंदर से ड्रिल करना उस वक्त एक बहुत बड़ी टेक्निक थी। तो दे न्यू दैट टेक्निक, है ना, माइक्रो ड्रिलिंग टेक्निक को काम में लिया करते थे, सो दैट उस पर्टिकुलर स्टोन के बीच में से वो होल कर सके और वो स्ट्रिंग निकाल सके, और उससे वो कई तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कार्नेलियन बीड्स के लिए दे यूज माइक्रो ड्रिलिंग टेक्निक। ओके, देन योर कॉन्शियल बैंगल्स। कॉन्शियल बैंगल पढ़ा था अपन ने, कोस्टल एरियाज के अराउंड, कोस्टल एरियाज पे क्या है, शेल मिलते थे, ठीक है, हार्ड शेल मिलते थे, जिसको काट के वो लोग क्या बनाते थे? बैंगल्स। हार्ड शेल मटेरियल कट विद प्रिसीजन टेक्निक, ठीक है। तो बहुत प्रिसाइज टेक्निक काम में ली जाती थी, सटीक टेक्निक काम में ली जाती थी, सो दैट उस हार्ड कॉन शेल से वो लोग क्या बनाना सीख गए थे? बैंगल्स, ठीक है, जिनको वुमेन वेयर भी किया करती थी, अपन आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, देन योर नेक्स्ट इज हड़प्पन एक्सपोर्ट्स रीच डीप इनटू द एंशिएंट मिडल ईस्ट, ठीक है। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो हड़प्पन एक्सपोर्ट किया करते थे जो सामान, वो ग्लोबली किया जाता था, मतलब उनका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था।
है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने प्रूव किया है कि जो उनका जो नेटवर्क था, जो ट्रेड नेटवर्क था, वो सिर्फ लोकल कल्चर नहीं था, बल्कि वो इंटरनेशनली बहुत एक मेजर रोल प्ले करता था, आज से अराउंड 4000 ईयर्स पहले। राइट। तो इसमें फिजिकल एविडेंस मिलते हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि काफी थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे मिले। जैसे कि इसमें सबसे पहला आर्टिफैक्ट लेबल है कार्नेलियन बीड्स का। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज योर लॉन्ग बैरल शेप्ड रेड बीड्स। ठीक है, ये अपन को लंबी सी लॉन्ग बैरल शेप्ड रेड बीड्स मिली है, दैट इज कार्नेलियन स्टोन। ठीक है, दीज वर एक्सकवेटेड, एंड ये कहाँ से निकाली गई है? सूसा। ठीक है, ये याद रखना है, जो आज की डेट में प्रेजेंट डे ईरान के अंदर है। ठीक है ना, सूसा, वहां से ये कार्नेलियन बीड्स अपन को मिली हैं। और ये क्या बताते हैं कि दे हड़प्पन्स न्यू द ड्रिलिंग टेक्निक। और जो इनकी फाइंडिंग है ईरान के अंदर, ये प्रूव करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दोनों के बीच जो ट्रेड नेटवर्क था वो बहुत अच्छा ट्रेड नेटवर्क, इससे अपन को यही पता चलता है। राइट। देन नेक्स्ट इज योर आर्टिफैक्ट लेबल्ड बी इज आइवरी कॉम, दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये एलिफेंट आइवरी से बना हुआ था। ठीक है, एक सर्कुलर डेकोरेटिव पैटर्न के अंदर दिख रहा है अपन को। ठीक है, यहाँ पे सर्कल्स बने हुए और एक डेकोरेटिव पैटर्न के अंदर ये कॉम्ब है। इसकी डिस्कवरी हुई थी मॉडर्न डे ओमान के अंदर, वहां से एक्सकवेशन पे ये मिला है। और आइवरी जो थी दैट वाज अ वेरी लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक काफी लग्जरी प्रोडक्ट था ये। राइट। और इसकी जो फाइंडिंग्स ओमान के अंदर मिली है, ये शो करती है कि हड़प्पन शिप्स वर ट्रेवलिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू ट्रेड विद द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ओमान के अंदर मिलना मतलब कि जो इनकी हड़प्पन शिप्स है वो अरेबियन सी को ट्रैवल करते हुए ओमान की तरफ पहुंचती थी। मतलब वहां का नेटवर्क सिस्टम अपना यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ओमान तक फैला हुआ है। ओके। नेक्स्ट इज योर द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अब जो ये ट्रेड नेटवर्क था ये किस तरह से फैला हुआ था? ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली अपने एक्सप्लेन करती है कि कैसे और कहाँ ट्रेड हुआ करता था। सी रूट के जरिए जो ट्रेड हुआ करता था वो किस तरीके से हुआ करता था। तो ये अपन को पता है, हब जो है लोथल डॉकयार्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, ये लोथल डॉकयार्ड कहाँ मिलता है? आपका गुजरात के कोस्टल एरियाज के अंदर। ठीक है ना। और इंजीनियरिंग मार्वल, मैसिव ब्रिक बेसिक मेजरिंग 217 मीटर into 36 मीटर, लार्जर देन द 2 मॉडर्न फुटबॉल फील्ड्स फंक्शनिंग एज अ बसले डॉकयार्ड। तो इसके अंदर ये एक मैसिव ब्रिक बेसिन है जिसका मेजरमेंट है आपका 217 मीटर into 36 मीटर, जो कि आज के मॉडर्न फुटबॉल फील्ड जो है, ऐसी 2 मॉडर्न फुटबॉल फील्ड से भी कहीं बड़ा है। फिर उस वक्त जो डॉकयार्ड था वो इतना बड़ा डॉकयार्ड इन्होंने बनाया था। एंड इट्स फंक्शन वाज वेयर शिप्स कुड कम इन फ्रॉम द सी, जहाँ पे वो लोड और अनलोड कर सके गुड्स को, और टाइड से सेफली सामान को पहुंचा सके। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ठीक है, ये माना जाता है वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। यहाँ पे सामान जो है वो लोड और अनलोड हुआ करता था, और यहाँ से ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो सामान हुआ करता था। अब इसका जो रूट है वो देखिए आप, यहाँ से रूट टू सूसा जो ईरान की तरफ है। ठीक है, और ये अपन को पता कैसे चलता है? क्योंकि वहां पे ईरान के अंदर, ठीक है, सूसा के अंदर हड़प्पन कार्नेलियन बीड्स मिली है। ठीक है ना, ईरानियन टॉम्स जो है वहां पे कार्नेलियन बीड्स मिली है। तो इससे पता चलता है कि दे यूज दिस ट्रेड रूट। ठीक है, यहाँ लोथल से ये लोग अरेबियन सी क्रॉस करते हुए पर्शियन गल्फ की तरफ जाया करते थे। बिकॉज यहाँ पे फाइंडिंग्स मिली है तो अपन बता सकते हैं कि एक मेजर ट्रेड रूट था। राइट। जो नेक्स्ट ट्रेड रूट है वो है ओमान की तरफ, एंड इट वाज हेडिंग वेस्ट अक्रॉस द सी। अब ये ओमान की तरफ जो फाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ से जो ये ओमान जो ये जो रूट जा रहा है, ये अपन को कैसे पता चलता है कि ओमानी कोस्ट के अंदर हड़प्पन आइवरी कॉम्स जो हैं वो एक्सकवेटेड हुए। तो इससे अपन को ये भी पता चलता है कि भाई ये जो ट्रेड रूट है ये ओमान तक भी जाया करता था। तो ये जो बेसिकली ट्रेड रूट है ये क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है कि हड़प्पन्स वर मास्टर इन नेविगेशन। ठीक है ना,
दे यूज द लोथल डॉकयार्ड एज अ गेटवे टू द वर्ल्ड, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते थे हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ठीक है ना, ये सब चीजें वो यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया करते थे। एक्सपोर्ट होता था ये वाला सामान कॉटन, टिम्बर एंड ऑर्नामेंट्स, इम्पोर्ट होता था आपका रॉ कॉपर, जो कि अपन को याद रखना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज योर एनिग्मा ऑफ द सील्स। एनिग्मा ऑफ द सील्स का मतलब हो जाता है जो वहां पे सील्स मिली है ना, वो आज की डेट में भी एक पहेली है, दैट इज अनसॉल्व्ड स्क्रिप्ट, ठीक है ना, अनसॉल्व्ड है वो। अनसॉल्व से मतलब क्या है कि अपन को यहाँ पे 3 सील्स दे रखी हैं, राइट। अब ये जो सील्स हैं ये स्टेटाइट नाम के एक सॉफ्ट स्टोन से बनी हुई है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्टेटाइट, सॉफ्ट स्टोन हार्डन बाय इंटेंस हीट, जिसको गर्म करके, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा गर्म करके हार्ड बनाया जाता है, एंड इट वाज यूज्ड प्राइमरीली टू स्टैम्प एंड आइडेंटिफाई ट्रेडेड गुड्स। और ये क्यों बनाई गई थी, इसका पर्पस था कि ट्रेड होता था, तो जब अपन सामान किसी दूसरी जगह भेजते हैं या वहां से इंपोर्ट करते हैं तो अपन उनके ऊपर स्टैंप लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए या फिर आइडेंटिटी के लिए, राइट। तो उसकी वजह से इन सील्स को बनाया गया। और इसको साइलेंट स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये एक अनसॉल्व्ड स्क्रिप्ट है। एवरी सील कंटेन्स symbolic writing, but despite a century of study, the Harappan script remains completely undeciphered. We can see the animals and commas, but we cannot read their words. कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये स्क्रिप्ट है इन सील्स के ऊपर क्या है, पर इन एनिमल्स को तो देख पा रहे हैं, जो ये ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये अभी भी अनसॉल्व, राइट, इसको अभी भी लोग पहचान नहीं पाए हैं या इसमें समझ नहीं पाए। अराउंड 100 ईयर्स से ज्यादा के टाइम से एक्सपर्ट जो है इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए। तो अब अपन को एनिमल्स तो पता चल रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर यूनिकॉर्न दे रखा है, ठीक है, वन हॉर्न जो एनिमल है, तो ये यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा, ये वाली सील जो है वो बहुत ज्यादा मिली है। सेकंड है आपकी बुल, बुल शो हो रहा है, ठीक है ना, ये बेसिकली पावर का सिंबल होता है। टाइगर, टाइगर बताता है कि भाई उस वक्त जो फॉरेस्ट वगैरह थे उनके अंदर जंगली जानवर भी रहा करते थे, तो ये सब चीजें तो अपन को पता चल जाती है, बट ये क्या लिखा हुआ है ये आज भी अनसोल्ड, राइट। देन नेक्स्ट इज योर दिस स्लाइड, एंड ये क्या कहती है कि इट डिकोड्स इंडस वैली स्क्रिप्ट विन यूएसडी 1 मिलियन प्राइज एंड के स्टेलिंस। तो अब ये जो स्क्रिप्ट अपन ने पहले जो स्क्रिप्ट देखी ना, ये डिकोड नहीं कर पा रहे हैं एक्सपर्ट काफी टाइम से। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन, उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने बाकायदा ये अनाउंस किया है कि जो भी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डिकोड कर देगा, राइट, उसको वो 1 मिलियन USD देंगे। और 1 मिलियन USD आज की डेट में कितना हो जाता है, अराउंड 9 करोड़ रुपी, ठीक है ना, मतलब 9 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप इस चीज को डिकोड कर दें, राइट। तो ये एक मतलब वो स्क्रिप्ट है जो वो अनसोल्ड है आज की डेट में, तो उसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन, उन्होंने बकायदा प्राइस अनाउंस किया है, और अराउंड कितना प्राइस, 1 मिलियन USD, एंड दैट इज बेसिकली योर रुपीज के अंदर आ जाते हैं आपके 9 करोड़ रुपीज, राइट। द नेक्स्ट इज योर डेली लाइफ आर्ट एंड कल्चर। डेली लाइफ आर्ट एंड कल्चर के अंदर इनमें कई चीजें बताई गई कि जो आर्टिस्टिक स्किल्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्टिस्टिक स्किल्स थी, जो रिलीजन के बारे में बताया गया है, तो ये कुछ एग्जांपल शो करता है। जैसे फर्स्ट है आपका द डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये ब्रॉन्ज की बनी एक स्टैचू है, और इसका जो पोस्चर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड, और इन्होंने देखो लेफ्ट आर्म के अंदर खूब सारी बैंगल्स पहनी हुई है। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो मेटल की स्कल्पचिंग है वो कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी, राइट। जो उन्होंने वुमेन दिखा रखी है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक रिलैक्स्ड पोस्चर में बता रखी है, ओके। देन नेक्स्ट इज योर द प्रीस्ट के, ये बेसिकली एक स्टेटाइट की बनी मूर्ति है। स्टेटाइट ध्यान में रखना, ठीक है ना, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ये याद रखना कि स्टेटाइट क्या होता है, स्टेटाइट क्या होता है आपका, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, उसकी मूर्ति है ये। और इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है मूवी के नहीं, सॉरी, इस पिक्चर के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके कपड़ों से और इनके फेशियल एक्सप्रेशन से अपन ये समझ सकते हैं कि ये कोई रिलीजियस या फिर कोई रिलीजियस लीडर या फिर कोई प्रीस्ट या कोई किंग रहे होंगे, राइट।
इसी वजह से इनको द प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर द धोलावीरा गेम बोर्ड। ये फाइंडिंग भी मिली है। हड़प्पन सिर्फ उस वक्त काम नहीं करते थे, ओके, उस टाइम उनको खेलना भी पसंद था। जब वो काम करके फ्री होके अपने लेजर टाइम के अंदर वो क्या करते थे, वो खेला भी करते थे। और वो किस तरह के गेम खेलते थे, वो बोर्ड गेम्स खेला करते थे। और बोर्ड गेम्स क्या होते हैं, दिमाग वाले, है ना, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, इस तरह के जो बोर्ड गेम्स हैं ये माइंड गेम्स हुआ करते थे। तो वो अपने फ्री टाइम में इस तरह के माइंड गेम्स या फिर बोर्ड गेम्स खेला करते थे। ये वाली फाइंडिंग भी मिली। देन नेक्स्ट इज योर द थ्री फेस्ड डीटी। ये जो थ्री फेस डीटी है ये बेसिकली एक पशुपति सील है। ये मिली है, इसके अंदर एक योगी जो है वो ऐसे बैठा है, राइट, और इनके तीन चेहरे आप देख सकते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इनके थ्री फेसेस है और इनके चारों तरफ काफी खतरनाक एनिमल्स हैं, जैसे कौन कौन से, एलिफेंट, राइट, टाइगर और राइनोसेरस, बुल, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे आपको इनके चारों तरफ एनिमल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह की फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली। देन नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेंट। तो हड़प्पन जो थे वो अपनी डेली लाइफ के अंदर बड़े ऑर्गेनाइज्ड और स्टाइलिश भी थे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि वो लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड और स्टाइलिश वे में रहते थे, ये ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो बताती हैं। जैसे इसके अंदर एक फाइंडिंग मिली है वेनिटी एंड ग्रूमिंग की, मतलब सजने संवरने की, ठीक है। अब उस फाइंडिंग में क्या मिला है, ब्रॉन्ज हैंड मिरर मिला है। धोलावीरा के अंदर एक ब्रॉन्ज का मिरर मिला है और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि आज से इतने साल पहले भी लोग ऐसे अलॉय का काम यूज में लिया करते थे, जिसको पॉलिश करके भी शीशे की तरह यूज में लिया करते थे, सो दैट वो अपनी पर्सनल केयर कर सके, है ना। अगर आपको हैंड मिरर मिल रहा है इसका मतलब वो अपना पर्सनल केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। ओके, दे एक्सकवेट इट वाज एक्सकवेटेड एट धोलावीरा। देन वर्क एंड मेजर, मतलब काम भी वो ऐसे मेजरमेंट लेके और उस तरीके से किया जाता था, जैसे मार्केट में जब वो सामान तोलने के लिए पत्थर वगैरह वेट्स का काम में लिया करते थे, है ना। अभी भी अपन मॉडर्न डे के अंदर भी अगर आप सब्जी वगैरह लेने जाएंगे तो वहां पे वो पत्थर रखते हैं वेट मेजरमेंट की, कितने किलो है ना, उस अकॉर्डिंग लेंगे। तो वो तरीका वो पहले के टाइम में भी यूज में लिया करते थे। उनका जो मार्केट प्लेस था वो भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड था। देन थर्ड इज योर लेजर और प्ले, चेस बोर्ड, गेम्स बोर्ड और टॉयज को भी यूज में लिया करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बच्चे होते थे वो बड़ों, वो बेसिकली खिलौनों से भी खेला जाता था। जो बड़े होते थे वो बोर्ड गेम्स हो गया इनसे खेला करते थे, जो बच्चे होते थे वो टॉयज से खेला करते थे। और इस जो बोर्ड का जो साइज होता है, जो बोर्ड का साइज मिला है वो लगभग कितना मिला है, 25 सेंटीमीटर। तो ये बोर्ड गेम्स वगैरह मिलना क्या बताता है, ये बताता है कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो बड़ी हैप्पी और बैलेंस सोसाइटी थी, जो कि इम्पोर्टेंस को जो कि इंटरटेनमेंट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती थी, ठीक है। अगर वो एग्रीकल्चर या ट्रेड किया करते थे तो वो इंटरटेनमेंट को भी उतना ही फोकस था उनका या उतनी ही इम्पोर्टेंस थी। तो ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, ये बड़ी एक लग्जूरियस और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी रहे थे, है ना। देन नेक्स्ट इज योर कल्चरल कंटिन्यूटी इन ब्रॉन्ज, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। तो ये मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली है, ब्रॉन्ज अलॉय है, और अराउंड इसका जो मेजरमेंट है दैट इज 10.8 सेंटीमीटर इन हाइट। और इसके अंदर जो इनकी लेफ्ट आर्म है इनके अंदर काफी सारी बैंगल्स मिली है। और ये जो बैंगल्स पहनने की जो ये प्रैक्टिस है ना, ये आज की डेट में भी आप देखेंगे, जो रूरल गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है वहां पे आज भी विजिबल है ये वाली प्रैक्टिस। और इनका जो posture है दैट इज हाईली एक्सप्रेसिव है, कॉन्फिडेंट posture नजर आता है। देन नेक्स्ट इज योर द फेसेस ऑफ फेस एंड फेथ एंड अथॉरिटी। तो ये अपन तीन एग्जांपल, तीन फाइंडिंग्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द प्रीस्ट किंग, द रेवरेंस फिगर एंड द थ्री फेस डीटी। प्रीस्ट किंग, अ मास्टरफुल स्टैचू, ये बताता है कि एक बियर्डेड फिगर मिली है, ठीक है, बियर्ड है उसमें, और इन्होंने जो इस पैटर्न पे ये ड्रेस पहन रखी है ना, ट्री फॉइल पैटर्न में रोब इन्होंने डाल रखा है। तो ये बताता है कि ये कोई बहुत हैवी या बहुत रिलीजियस पर्सन होगा या फिर एक अथॉरिटी प्रीस्ट या किंग टाइप के कोई पर्सन थे। सेकंड बताते हैं रेवरेंस फिगर, दैट इज अ टेराकोटा फिगर सीटेड ग्रेसफुली विद हैंड्स फोल्डेड इन अ फेमिलियर नमस्ते ग्रीटिंग।
तो एक फिगर मिली है जिसके अंदर टेराकोटा की बनी हुई मूर्ति है जो कि हैंड फोल्ड करके, जैसे अपन नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं किसी को, उस तरीके से मिली है। इसका मतलब लोग उस वक्त ग्रीट भी किया करते थे सामने। Then next is your the three-faced deity, a complex seal depicting a figure seated on a raised platform completely surrounded by powerful enemies। तो ये अपन ने अभी पढ़ा ही था कि एक स्लाइड मिली है, मतलब एक सील मिली है, पशुपति सील, ठीक है ना, जिसके अंदर एक योगी बैठे हैं जिनके सर पर हॉर्न्स हैं और इनके चारों तरफ जानवर हैं, और बेसिकली लॉर्ड शिव का पुराना रूप माना जाता है ये पशुपति। नेक्स्ट इज योर स्टोरी टेलिंग इन क्ले, द थर्स्टी क्रो। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताती है कि उस वक्त हड़प्पन सिर्फ बिजनेस नहीं करते थे, वो उनकी स्टोरी टेलिंग जो थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो लोथल के अंदर पॉट मिला है जिसके अंदर मिट्टी का एक ऐसा बर्तन है जिस पर एक कहानी बनी हुई है, ठीक है। और ये कहानी है ना, मतलब जो ये स्टोरी है, ये जो अपन थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ते हैं, ये एकदम उसके जैसी है, राइट। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पैनल में बता रखा है ना, एक क्रो को उस पॉट के अंदर पानी मिलता है, ठीक है। फिर सेकंड पैनल में बता रखा है कि वो पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो वो एक टूल बेस्ड सॉल्यूशन निकालता है, जैसे कि उसके अंदर पत्थर डालता है, राइट। तो फिर जैसे ही वो पत्थर डालता है तो वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और वो उसको पी लेते हैं। तो इससे पता क्या चलता है इस स्टोरी से, कि मतलब आज से 4000 ईयर्स पहले भी स्टोरीज भी चलती थी और उनको बकायदा वो पॉट के ऊपर ऐसे डिस्प्ले भी किया करते थे, राइट। तो वहां उस वक्त एक स्टोरी टेलिंग का भी एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल मिलता है। ये थर्स्टी ग्रो तो अपन आज की डेट में भी पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोग उस वक्त सिर्फ ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब ही नहीं, इंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से एंजॉय, एंटरटेनमेंट को भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। Okay. The next is your the missing artifacts of war. We have found massive dockyards, complex writing, standardized weights, children's toys, and delicate bronze art. What we have not found is an army. Right? अपन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर डॉकयार्ड्स मिले, उनकी कॉम्प्लेक्स राइटिंग भी मिली, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मिला, चिल्ड्रन के लिए टॉयज मिले, ब्रॉन्ज आर्ट मिले, बट वी हैव नॉट फाउंड एनी टाइप ऑफ आर्मी। ठीक है, इतनी वेल्थ और इतना जोग्राफिकल स्प्रेड होने के बावजूद there is zero archaeological trace of warfare, army या फिर invasion। इससे क्या प्रूव होता है कि this civilization was a very peaceful commerce driven civilization, की बहुत ही एक शांत civilization ये थी, क्योंकि यहाँ पे वॉर से रिलेटेड किसी तरह के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। Okay. Then next is your collapse and or a new beginning। अब collapse, इस civilization का collapse कैसे हुई, ठीक है, ये civilization एंड कैसे हुई। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग पहले क्या सोचते थे कि ये सिविलाइजेशन किसी वॉरफेयर या किसी इन्वेजन की वजह से हुई, ठीक है। अभी देखो, मास वेपन फाउंड वॉरफेयर ग्रैंड इन्वेजन, इसके ऊपर रेड कलर से कर रखा है। तो ये है कि पहले ये एक मिथ था कि जो ये सिविलाइजेशन है इसका एंड कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ वेपन्स, वारफेयर और इन्वेजन की वजह से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो रियल रीजन था, ठीक है, रियल रीजन क्या था कि 2200 बीसी के आसपास बहुत कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत भयानक, बहुत मैसिव ड्रॉट आया, ठीक है ना। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ा। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, सरस्वती जो रिवर है वो टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से ना, जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुई उसकी वजह से सरस्वती रिवर सूख गई और शहरों को पानी मिलना बंद हो गया, राइट। तो रिजल्ट क्या हुआ, डी अर्बनाइजेशन। तो 1900 बीसी के अराउंड डी अर्बनाइजेशन होने लगा। तो लोग क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को छोड़ छोड़ के छोटे छोटे गांवों में जाकर रहने लगे, है ना। द गवर्नमेंट डिजॉर्ट सिटीज वर अबंडेंट एंड द पॉपुलेशन स्कैटर्ड इनटू 100 ऑफ स्मॉलर और रूरल विलेज। तो लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा सिटीज को छोड़कर छोटे छोटे विलेजेस में जाने लगे और वहां जाके बसने लगे। तो इससे सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, बस उसका अर्बनाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गया और वो धीरे धीरे वापस रूरल साइड में जाने लगे, ठीक है ना, वापस विलेजेस में जाने लगे, मतलब वापस डी अर्बनाइजेशन होने लगे, ठीक है। तो इस स्लाइड से बेसिकली अपन को ये नहीं पता चलता कि ये जो सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, खत्म नहीं होगी, बेसिकली अर्बनाइजेशन नहीं हुआ और
सीवियर क्लाइमेट चेंज और सरस्वती रिवर के ड्राई अप होने की वजह से वहां पे डीअर्बनाइजेशन हो गए। ओके, देन नेक्स्ट इज योर इकोज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो बताता है कि उस वक्त 2500 बीसीई के अंदर जो भी फाइंडिंग्स मिली वो आज की डेट में भी अपन प्रेजेंट डे में भी काम में लेते हैं, या उसके जो कल्चरल रूट है वो अभी भी अपन को मिलते हैं। कैसे? ब्रॉन्ज डांसिंग जो गर्ल हैं जो एक्सकवेट हुई हैं, उनके फुल लेफ्ट आर्म पे आप देखेंगे बैंगल्स हैं। ये इतनी सारी बैंगल्स उन्होंने पहन रखी हैं, और ये आज की डेट में भी आप देख लीजिए, अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, राजस्थान और गुजरात, तो वहां पे भी आपको जो लेडीज हैं वो इस तरह की बैंगल्स पहने दिख जाएंगे। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि द सिटीज वर डिसअपियर बट द सिविलाइजेशन सर्वाइव। ये जो शहर है वो जरूर खत्म हो गए, बट सिविलाइजेशन ने फिर भी सर्वाइव किया। आज की डेट में भी अपन उसको मानते हैं। फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द एग्रीकल्चरल क्लोथ्स टू डीप रूटेड ज्वेलरी ट्रेडिशन, द इकोज ऑफ इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन आर स्टिल विजिबल इन इट्स कल्चर टुडे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्लोथ से लेके जो डीप रूटेड ज्वेलरी ट्रेडिशन है वो आज भी अपने कल्चर के अंदर बताते हैं। जो इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी उसको अपन आज भी, इट इज स्टिल विजिबल इन इट्स कल्चर, राइट। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका पूरी तरह अंत हो गया। सिविलाइज सिटीज जरूर डिसअपियर हो गए, बट सिविलाइजेशन ने आज भी सरवाइव किया। ओके, that is your full chapter. Thank you everyone.